Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 1st December in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Center within its right to suspend MPLH says Bombay High Court. सेंटर जो है अपने राइट में है कि वो सस्पेंड कर सकता है एमपीएलएच स्कीम को, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है. रिसेंट बॉम्बे हाईकोर्ट रूलिंग द यूनियन गवर्नमेंट वाज विद इन इट्स पावर टू सस्पेंड द एमपीएलएच स्कीम एंड डाइवर्ट सच फंड टू कॉम्बैट कोविड-19. तो बॉम्बे हाईकोर्ट का हमें रूलिंग आया है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका पावर है कि वो सस्पेंड कर सकता है एमपीएलएच स्कीम को और डाइवर्ट कर सकता है उसके फंड को कॉम्बैट करने के लिए कोविड-19 को. बिसाइड दिस कोविड-19 इज अ डिजास्टर सो गवर्नमेंट विल हैव टू रिसोर्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. इट इज विद इन इट्स पावर टू इन्वोक द एक्ट. और जो कोविड-19 है वो एक डिजास्टर है, इसलिए ये गवर्नमेंट को ऊपर है कि वो रिसोर्ट कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू कर सकता है और ये उसके पावर के अंडर है कि वो इन्वोक करे इस एक्ट को. इश्यू क्या था? यूनियन गवर्नमेंट हैड रिसोर्टेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू सस्पेंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट scheme in April this year. A petition was filed against this in the court. यूनियन गवर्नमेंट ने रिसोर्ट कर दिया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज करते हुए और सस्पेंड कर दिया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपीएलएच स्कीम को अप्रैल पे इसी साल. इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल किया गया था कोर्ट में अबाउट एमपीएलएच स्कीम. तो हम इस स्कीम के बारे में जान ले. इट वाज लॉन्च इन दिसंबर 1993. ये जो एमपीएलएच स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 1993 पे. सीक टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड वर्क ऑफ डेवलपमेंटल नेचर फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट एंड फॉर प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड. ये जो है प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ताकि वो रिकमेंड कर सके जो वर्क है डेवलपमेंटल नेचर का ताकि क्रिएट किया जा सके ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट को. और इसमें प्रोविजन है कि बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए जिसमें कि कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, साथ साथ जो लोकली जरूरत के सामान है उसको प्रोवाइड करने की. एमपीएलएच जो है वो एक प्लान स्कीम है, पूरी तरीके से फंड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. द एनुअल एमपीएलएच फंड इंटाइटलमेंट पर एमपी कंस्टिट्यूएंसी इज ₹5 करोड़. जो एनुअल एमपीएलएच फंड इंटाइटलमेंट है पर एमपी कंस्टिट्यूएंसी का वो ₹5 करोड़ है. स्पेशल फोकस क्या है? एमपी आर टू रिकमेंड एवरी ईयर वर्क costing of at least 15% of the MPLH entitlement for the year for areas inhabited by scheduled caste population and 7.5% for area inhabited by ST population. जो एमपी है वो रिकमेंड करते हैं हर एक साल जो वर्क जिसका कॉस्ट होगा एटलीस्ट 15% एमपीएलएच इंटाइटलमेंट का जो एरिया जो कि इनहेबिट किया गया है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के द्वारा और 7.5% उस एरिया के लिए जो कि इनहेबिट किया गया है एसटी पॉपुलेशन के द्वारा. इन ऑर्डर टू इनकरेज ट्रस्ट एंड सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल अ सीलिंग ऑफ ₹75 lakh इज स्टिपुलेटेड फॉर बिल्डिंग एसेट बाय ट्रस्ट एंड सोसाइटी सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द स्कीम गाइडलाइन. और इनकरेज करने के लिए ट्रस्ट और सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए ट्राइबल पीपल का एक सीलिंग फिक्स किया गया ₹75 लाख का जो कि मदद करेगा बिल्ड करने में एसेट को ट्रस्ट और सोसाइटी के द्वारा. लेकिन इसमें कंडीशन है जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है स्कीम के गाइडलाइंस में, उसके अनुसार ही कंस्ट्रक्ट करना है. रिलीज ऑफ फंड, जो ये फंड है एमपीएलएच स्कीम के अंदर, तो इसको कैसे रिलीज किया जाता है? फंड आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. जो फंड है उसको रिलीज किया जाता है फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड के तौर पर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास. द फंड रिलीज अंडर द स्कीम आर नॉन लैप्सेबल. और जो फंड रिलीज होता है इस स्कीम के अंदर वो नॉन लैप्सेबल है, मतलब वो लैप्स नहीं होगा अगर वो यूज नहीं हुआ इस साल तो. द लायबिलिटी ऑफ फंड नॉट रिलीज इन ए पार्टिकुलर ईयर इज कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी. और जो लायबिलिटी होता है फंड का जो कि रिलीज किया जाता है पार्टिकुलर ईयर पे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है सब्सिक्वेंट ईयर पे एलिजिबिलिटी के अनुसार. द एमपी हैव ए रिकमेंडेटरी रोल अंडर द स्कीम. जो एमपी है उसका रिकमेंडेटरी रोल है इस स्कीम के अंतर्गत. The district authority is empowered to examine the eligibility of work, sanction fund, and select the implementing agency, prioritize work, supervise overall execution, and monitor the scheme at the ground level. जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होता है वो एम्पावर होता है एग्जामिन करने के लिए एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क को, फंड को सैंक्शन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, प्रायोरिटाइज करने के लिए वर्क को, सुपरवाइज करते हैं ओवरऑल एग्जीक्यूशन को और मॉनिटर करते हैं इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे ऑन द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. एटलीस्ट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द इम्प्लीमेंटेशन इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर टू बी इंस्पेक्टेड एवरी ईयर बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. और कम से कम 10% जो प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा है इस प्रोग्राम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट में उसको इंस्पेक्ट किया जाता है हर एक साल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा. रिकमेंडेशन ऑफ द वर्क, जो वर्क का रिकमेंडेशन है, द लोकसभा मेंबर कैन रिकमेंड वर्क इन देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी. जो लोकसभा के मेंबर वो रिकमेंड कर सकते हैं वर्क को अपने रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी पे. द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन रिकमेंड वर्क एनीवेयर इन द स्टेट फ्रॉम वेयर दे आर इलेक्टेड. और जो इलेक्टेड मेंबर है राज्यसभा के
वो रिकमेंड कर सकते हैं कहीं से भी वर्क, कहीं पे भी वर्क स्टेट में जहां से वो इलेक्ट हुए हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा में सिलेक्ट वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनीवेयर इन द कंट्री। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है लोकसभा और राज्यसभा के, वो सिलेक्ट कर सकते हैं वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी कंट्री पे। ये कंडीशन पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोलर पावर टैरिफ इन इंडिया। तो क्यों न्यूज में आया है सोलर पावर टैरिफ के बारे में? इंडियन सोलर पावर टैरिफ हैव हिट अ न्यू रिकॉर्ड लो ऑफ ₹2 पर यूनिट। कि जो इंडिया का सोलर पावर टैरिफ है वो नया रिकॉर्ड हिट कर दिया है, लो ऑफ ₹2 पर यूनिट। यानी कितना लो कॉस्टिंग आपका देख सकते हैं आप सोलर टैरिफ का, ₹2 पर यूनिट। सोलर एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। जो सोलर एनर्जी का सिनेरियो है इंडिया पे, India has an ambitious target to increase its solar power base by 2022. It wants to quadruple its current solar capacity to 100 gigawatt. इंडिया का एम्बिशियस टारगेट है कि वो इंक्रीज करे अपने सोलर पावर बेस को 2022 तक, और ये चाहता है कि वो 4 गुना कर ले अपने करंट सोलर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक। अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल सोलर एनर्जी प्लांट हैव कम अप इन द पास्ट ईयर। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्केल सोलर एनर्जी प्लांट जो है हाल फिलहाल के ईयर में आए हैं। द गवर्नमेंट बेक कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI has been auctioning solar energy capacity to various private developer using a bidding process that favor the cheapest tariff. और जो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो ऑक्शन करता है सोलर एनर्जी कैपेसिटी को अलग अलग प्राइवेट डेवलपर के लिए, जिसमें एक ब्रीडिंग प्रोसेस होता है जो कि फेवर करता है चीपेस्ट टैरिफ को। लोअर टैरिफ में सीम अट्रैक्टिव, जो लोअर टैरिफ है वो अट्रैक्टिव प्रतीत होता है। द रिकॉर्ड लो सोलर टैरिफ आर मेनली ड्यू टू द रिवर्स बिडिंग प्रोसेस विच सिलेक्ट द चीपेस्ट बिडर। जो रिकॉर्ड लोड सोलर टैरिफ गया है उसका मेन रीजन ये है कि रिवर्स बिडिंग इस प्रोसेस में होता है, जहां पर सिलेक्ट किया जाता है चीपेस्ट बिडर को, यानी जो सबसे सस्ता बिडिंग करेगा उसको। तो इसी कारण इसका जो बिडिंग है सबसे कम हो जाता है, इस कारण इसका टैरिफ कम हो जाता है। India is now set to be considered a ceiling on solar tariff, a cap of ₹2.5 and ₹2.68 per unit for solar power company that use both domestic and imported equipment. और इंडिया ने कहा है कि वो कंसीडर कर रहा है कि वो एक सीलिंग फिक्स करेगा सोलर टैरिफ के लिए। एक कैप होगा ₹2.5 और ₹2.68 का पर यूनिट के लिए सोलर पावर कंपनीज के लिए, जो कि यूज करेंगे डोमेस्टिक व इम्पोर्टेड इक्विपमेंट का। इंडिया इम्पोर्ट ओवर 90% ऑफ सोलर इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सेल एंड मॉड्यूल्स फ्रॉम ओवरसीज, मेनली फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया। और इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है 90% सोलर इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सेल जो है और मॉड्यूल जो है बाहर से आते हैं। किस कंट्री से? तो चाइना और मलेशिया से ज्यादातर इंडिया इंपोर्ट करता है सोलर इक्विपमेंट को। द गवर्नमेंट नाउ इज टू approved to impose a 25% safeguard duty on solar equipment import to protect domestic manufacturing, which could further put pressure on the razor margin of solar developer. और गवर्नमेंट जो है वो अब क्या बोल रहा है कि वो इम्पोज करेगा 25% का सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगा सोलर इक्विपमेंट के इंपोर्ट पे, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को, जो कि फर्दर क्या करेगा और ज्यादा प्रेशर बना देगा रेजर मार्जिन पर सोलर डेवलपर के लिए। इम्पैक्ट ऑफ सच लो टैरिफ, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो इतना कम लो टैरिफ है? विद इन द स्टीप ड्रॉप इन प्राइस देयर आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट बीइंग डिप्लॉयड, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर रेगुलेशन एंड रिलेटेड कॉस्ट। जो बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है प्राइस में, तो इससे कंसर्न ये भी राइज हो रहा है कि जो क्वालिटी होगा इक्विपमेंट का वो कैसा होगा। ये भी क्वेश्चन रेज करता है कि फ्यूचर रेगुलेशन क्या होगा और रिलेटेड कॉस्ट क्या होगा। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मेनी सोलर प्लांट इन इंडिया डिड नॉट मीट मेनी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू ए स्टडी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सारे सोलर प्लांट का इंडिया पे, ये नहीं फुलफिल करता है बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर को, टेक्निकल स्टैंडर्ड को, एक स्टडी के अनुसार। India also has a target of increasing its rooftop solar capacity to 40,000 megawatt by 2022, similar to trend in many European country. और इंडिया जो है उसने एक टारगेट रखा है कि वो इंक्रीज करेगा अपने रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को 40,000 मेगावाट तक बाय 2022 तक, जो कि सिमिलर है मेनी यूरोपियन कंट्रीज के जैसा। बट हियर टू प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ सोलर इक्विपमेंट हैव कीप्ट मेनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनर फ्रॉम स्विचिंग टू रूफटॉप सोलर डिस्पाइट ए गवर्नमेंट सब्सिडी थी। लेकिन यहाँ पे भी जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट है सोलर इक्विपमेंट का, इसने बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनर को स्विच करने पे रूफटॉप सोलर पे रोके हुए हैं गवर्नमेंट के सब्सिडी देने के बावजूद। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट आपको सोलर पे तो सब्सिडी दे रहा है, लेकिन जो पावर जनरेट हो रहा है, जो इसका बीडिंग हो रहा है, वो काफी लो हो रहा है। तो अगर हम रूफटॉप सोलर करते हैं तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस होगा, अगर उसको हम सेल करेंगे तो वहां पे हमको वो कॉस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी कम इसका टैरिफ जा रहा है।
अबाउट SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम जान ले। इट इज अ कंपनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल सोलर मिशन। ये एक कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसको एस्टैब्लिश किया था ताकि ये फैसिलिटेट कर सके इम्प्लीमेंटेशन को नेशनल सोलर मिशन के। इट इज द ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेडिकेटेड टू द सोलर एनर्जी सेक्टर, और ये ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। द कंपनी मैंडेट हैज बीन ब्रॉडेन टू कवर द इंटायर रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन एंड द कंपनी विल बी रीनेम टू रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जो कंपनी का मैंडेट है उसको ब्रॉड किया गया है ताकि ये कवर करे सारे रिन्यूएबल एनर्जी के डोमेन को, और इसलिए कंपनी का नाम रीनेम करके रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर दिया गया ताकि इसमें जो और भी रिन्यूएबल सोर्सेस है उसको इंक्लूड किया जा सके। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, मेजर वन बीइंग द सोलर पार्क स्कीम एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम एक्सेट्रा। ये रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम को, जिसमें मेजर जो है सोलर पार्क स्कीम है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम है। इट हैज पावर ट्रेडिंग लाइसेंस एंड इट एक्टिव इन द डोमेन थ्रू द ट्रेडिंग ऑफ सोलर पावर फ्रॉम प्रोजेक्ट सेटअप अंडर द स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इट। इसके पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और ये एक्टिव है डोमेन पे थ्रू ट्रेडिंग ऑफ सोलर पावर को वो ट्रेड करता है प्रोजेक्ट में जो कि सेटअप किया गया था इस स्कीम के अंतर्गत और जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्यूटीफुल ब्लू टाइड स्पॉटेड अलोंग मुंबई कोस्ट लाइन। तो ब्यूटीफुल ब्लू टाइड को स्पॉट किया गया है मुंबई के कोस्ट लाइन पे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। द टाइड प्रोड्यूसिंग ए फ्लोरेसेंट ब्लू ह्यू प्रोबेबली नोन एज बायोल्यूमिनेसेंट रिसेंटली मेड एन अपीयरेंस एट मुंबई जुहू बीच एंड देवघर बीच इन सिंधुदुर्ग अलोंग महाराष्ट्र कोस्ट लाइन। जो टाइड है प्रोड्यूस करा है एक फ्लोरोसेंट ब्लू ह्यू जिसको कि पॉपुलरली हम बायोल्यूमिनेसेंट भी कहते हैं। रिसेंटली को देखा गया है मुंबई के जुहू बीच पे और देवघर बीच में सिंधुदुर्ग अलोंग महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन पे। बायोल्यूमिनेसेंट हैज बीन एन एनुअल ऑक्यूरेंस अलोंग द वेस्ट कोस्ट सिंस 2016 स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। और बायोल्यूमिनेसेंट जो है ये एक एनुअल ऑक्यूरेंस बन गया वेस्ट कोस्ट में 2016 के बाद से देखा जाने लगा है स्पेशली नवंबर के मंथ में और दिसंबर के मंथ में। इट इज काउज एज ये क्यों होता है? द स्पेक्टेकल occur when phytoplankton microscopic marine plant commonly known as dinoflagellate produce light through chemical reaction in protein web disturb this unicellular microorganism and make them release blue light। ये जो स्पेक्टेकल है ये ऑकर करता है क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन है माइक्रोस्कोपिक मैराइन प्लांट जिसको कि कॉमनली हम डाइनोफ्लैगेलेट के नाम से भी जानते हैं, ये प्रोड्यूस करता है लाइट को केमिकल रिएक्शन के कारण प्रोटीन में, और जो वेब होता है वो डिस्टर्ब कर देता है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इस कारण ये रिलीज करते हैं ब्लू लाइट को। मेन फैक्टर फॉर द ऑक्यूरेंस कुड बी यूटोरिफिकेशन द रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर विच मेक द फाइटोप्लैंक्टन वेरी डोमिनेंट। और जो मेन फैक्टर है इसके पीछे क्या है तो ऑक्योर होना यूटोरिफिकेशन का जो कि रिड्यूस करता है ऑक्यूरेंस ऑफ वाटर पे और जिस कारण जो फाइटोप्लैंक्टन है वो डोमिनेट कर जाता है। ये आप देख सकते हैं। कॉन्स्टेंट चिंता क्या है इसके कारण ये जो ऑकर करा सिंस 2016 के बाद से बार बार, तो इसका चिंता क्या है? द स्पेक्टेकल मे बी ब्यूटीफुल बट इट मे ऑल्सो बी अ सिग्नल ऑफ डेंजर। मेनी ऑफ द स्पीशीज इन द ग्रुप आर टॉक्सिक इफ डाइनोफ्लैगेलेट रिप्रोड्यूस रैपिडली देन मे काउज सो कॉल्ड रेड टाइड। जो स्पेक्टेकल वो ब्यूटीफुल तो लगता है लेकिन बहुत सारे जो है ये खतरा का भी घंटी है बहुत सारे लोग के लिए। ये बहुत सारा जो स्पीशीज है इस ग्रुप का वो काफी टॉक्सिक है और अगर डाइनोफ्लैगेलेट रिप्रोड्यूस करेगा रैपिडली तो ये क्या है रेड टाइड ला सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द एनिमल मोलस्क फिश एक्सेट्रा दैट फीड ऑन डाइनोफ्लैगेलेट ऑल्सो बिकम टॉक्सिक ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम डाइनोफ्लैगेलेट। और इस पीरियड में क्या होता है जो एनिमल है जैसे कि मोलस्क हो गया फिश हो गया एक्सेट्रा जो कि पाए जाते हैं वो सब फीड करते हैं डाइनोफ्लैगेलेट में, वो भी टॉक्सिक हो जाता है क्योंकि जो एक्युमुलेशन है बहुत ज्यादा होता है टॉक्सिन का इन डाइनोफ्लैगेलेट में उस समय पे, इस कारण जो उसको फीड करेंगे उसके अंदर भी टॉक्सिक का मात्रा बढ़ जाएगा। इट इज डेंजरस टू ईट सच सी एनिमल बिकॉज द टॉक्सिन दैट आर कंटेंट इन देम मे हैव वेरियस अनप्लीजेंट इफेक्ट। Some merely irritate the bowel and cause food poisoning, whereas other being neurotoxin may even have an effect on memory। ये काफी खतरनाक है खाना वैसे सी एनिमल को क्योंकि ये टॉक्सिन होते हैं और इनके अंदर जो टॉक्सिन पाया जाता है उसका बहुत सारा अनप्लीजेंट इफेक्ट हो सकता है। कुछ जो है वो इरिटेट करेंगे बावेल को और फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर सकते हैं, जबकि कुछ जो है वो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं और वो इफेक्ट कर सकते हैं मेमोरी पे। सम स्पीसीज सच एज सी स्पार्कल नॉक्टिलुका स्केंटेलियंस आर नॉट एज टॉक्सिक बट हैव अदर अनप्लीजेंट इफेक्ट। और कुछ स्पीसीज है जैसे कि सी स्पार्कल हो गया जिसको कि हम नॉक्टिलुका स्केंटेलियंस के नाम से भी जाते हैं, वो टॉक्सिक तो नहीं है लेकिन इसका अदर अनप्लीजेंट इफेक्ट हो सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। तो हम जानेंगे एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया के बारे में। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज अनवील्ड द एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनवील्ड किया है एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया को। तो किस मिनिस्ट्री ने किया? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। Invest India has partnered with United Nations Development Program India to develop the first ever SDG investor map for India। और Invest India ने पार्टनरशिप किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ ताकि वो डेवलप करे पहला एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया के लिए। तो पूछ सकता है किसने किसके साथ पार्टनरशिप किया इस प्रोग्राम के लिए। इट इज एम्ड एट लेइंग आउट 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया इन 6 क्रिटिकल एसडीजी इनेबलिंग सेक्टर दैट कैन हेल्प इंडिया पुश द नीडल फॉरवर्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मकसद है कि ये 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया को, जो कि 6 क्रिटिकल एसडीजी इनेबलिंग सेक्टर है, उसको मदद करे और मदद करे इंडिया को पुश करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मैप प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर इन्वेस्टिंग इन एसडीजी इनेबलिंग सेक्टर एंड आईओए, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन हाई लेवल डेवलपमेंट टारगेट एंड नीड फॉर कमर्शियल वाइबल रिटर्न। ये जो ऑब्जर्वेशन है मैप का वो प्रेजेंट करता है कि स्ट्रॉन्ग केस इन्वेस्ट करता है एसडीजी इनेबल सेक्टर और आईओए के बीच में, और ये जो गैप था हाई लेवल डेवलपमेंट टारगेट और जो जरूरत है कमर्शियल वाइबल रिटर्न्स का, उसको कम करता है। की हाईलाइट ऑफ द एसडीजी इन्वेस्टर मैप आर एज फॉलो। और जो की हाईलाइट है एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया के लिए उसके बारे में हम जान ले। नियरली 50% ऑफ द शॉर्टलिस्टेड आईओएस हैव हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट दैट हैव यील्डेड आईआरआर इन एक्सेस ऑफ 20%। जो 50% जो शॉर्टलिस्टेड आईओएस है उनका हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट है और वो जो है यील्ड कर रहा है आईआरआर इन एक्सेस ऑफ 20% है। 84% ऑफ द आईओ हैज इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम रेंजिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, और जो 84% है आईओए का इन्वेस्टमेंट का उसका टाइम फ्रेम जो है वो शॉर्ट टर्म लेस देन 5 ईयर से मीडियम टर्म 5 से 15 ईयर के बीच में है। Of the 18th IOA identified, 10 are already mature investable areas that have seen robust private equity and venture capital activity and feature companies that have been able to unlock scale and demonstrate profitability। जो 18 IOA को आइडेंटिफाई किया गया उसमें से 10 जो है वो पहले से ही मैच्योर इन्वेस्टेबल एरियाज है जिनमें कि देखा गया है रोबस्ट प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल एक्टिविटी को, और ये फीचर कर रहा है कंपनी के एबल टू अनलॉक स्केल को और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उसके प्रॉफिटेबिलिटी को। द रिमेनिंग 8 IOA आर इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी which have seen ट्रैक्शन फ्रॉम अर्ली स्टेज इन्वेस्टर। जो रिमेनिंग 8 बच जाता है उसमें इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी पाया गया है जहां पर हम देख सकते हैं ट्रैक्शन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर के द्वारा। द मैप ऑल्सो आइडेंटिफाइड 8 वाइट स्पेसेस विच हैव सीन इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड हैव द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू आईओए विद इन 5 to 6 हॉरिजन। और जो मैप है वो आइडेंटिफाई किया है 8 वाइट स्पेसेस को, जिसको कि हम देख सकते हैं वहां पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को और पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सकता है आईओए पे विद इन 5 to 6 ईयर के हॉरिजन पे। इन्वेस्ट इंडिया, अब हम इन्वेस्ट इंडिया के बारे में जाएंगे क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया ने पार्टनरशिप किया था इसके साथ। तो इन्वेस्ट इंडिया इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। जो इन्वेस्ट इंडिया है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया है। It was set up in 2009 as a non-profit venture under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade। इसको सेटअप किया गया था इन्वेस्ट इंडिया को 2009 पे। ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर था अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के। इट विल एक्ट एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर इन्वेस्टर इन इंडिया, और ये जो है एक्ट कर रहा था पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे इन्वेस्टर के लिए इंडिया पे। इन्वेस्ट इंडिया फोकस ऑन सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टर टारगेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू पार्टनरशिप टू इनेबल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और इन्वेस्ट इंडिया जो है वो फोकस करता है सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टर पे, टारगेट करता है डेवलप करता है न्यू पार्टनरशिप ताकि इनेबल किया जा सके सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को इंडिया पे। इट एक्टिवली वर्क विद सेवरल इंडियन स्टेट टू बिल्ड कैपेसिटी एज वेल एज ब्रिंग इन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज इन इन्वेस्टमेंट टारगेटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटिंग एरिया। ये जो है एक्टिवली वर्क कर रहा है अलग अलग इंडियन स्टेट के साथ ताकि बिल्ड किया जा सके कैपेसिटी को और साथ साथ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज को लाया जा सके इन्वेस्टमेंट टारगेटिंग के फील्ड में, प्रमोशन के फील्ड में और फैसिलिटेशन एरियाज के फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्कशेड स्कीम फॉर खादी आर्टिसियन। तो हम जानेंगे इस स्कीम के बारे में। Workshed scheme for Khadi artisan is a central sector scheme of Khadi and Village Industry Commission launched in 2008। जो वर्कशेड स्कीम है खादी आर्टिसियन का, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2008 में। ये कैसा स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है किनका? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। किसको? तो वर्कशेड स्कीम फॉर खादी आर्टिसियन को। अंडर दिस स्कीम द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कशेड विल बी प्रोवाइडेड टू दोज खादी आर्टिसियन हु बिलोंग टू बीपीएल कैटेगरी।
इस स्कीम के अंतर्गत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्क शेड को, वैसे खादी आर्टिसियन को जो कि बिलोंग करते हैं बीपीएल कैटेगरी में, द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विल गो टू द इंस्टीट्यूशन विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क शेड। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ये डायरेक्ट दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन को जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्कशेड को। द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड ओवर एंड अबव द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय द खादी इंस्टीट्यूशन विदाउट इंसिस्टिंग ऑन एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेनिफिशियरी। जो एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड होगा, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया उससे ज्यादा जो जरूरत होगा, तो वो कहाँ से किया जाएगा, तो खादी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कोई नहीं किया जाएगा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बेनिफिशियरी से। The Khadi institution can also realize the additional fund asserted for construction of work shed out of the accumulation in state level artisan welfare fund trust। जो खादी इंस्टीट्यूशन है वो रिलीज करेगा जो एडिशनल फंड जरूरत है कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क शेड का, आउट ऑफ द accumulation इन स्टेट लेवल आर्टिसन वेलफेयर फंड ट्रस्ट से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो। तो हम जानेंगे इस रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग और एक्सपो के बारे में। थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो जो तीसरा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग और एक्सपो था री इन्वेस्ट 2020, इसको इनॉग्रेट किया गया अभी हाल ही में। द समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस समिट को किसने ऑर्गेनाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसने ऑर्गेनाइज किया। द थीम फॉर 2020 इज इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। थीम क्या है 2020 का, तो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। इंडियाज रिन्यूएबल power capacity, the fourth largest in the world and is growing at the fastest speed among all major country। इंडिया का जो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है वो चौथा लार्जेस्ट है वर्ल्ड का और ये ग्रो कर रहा है एक फास्टेस्ट स्पीड में among all major countries के बीच में। द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया इज करेंटली 136 गीगावाट विच इज अबाउट 36% ऑफ आवर टोटल कैपेसिटी। जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया का वो अभी 136 गीगावाट है जो कि अभी 36% है हमारे टोटल कैपेसिटी का। इंडियाज एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन हैज बीन एक्सीडिंग दैट ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर सिंस 2017। और इंडिया का जो एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो एक्सीड कर रहा है कोल बेस्ड थर्मल पावर से सिंस 2017 से ही। In the last 6 years, India has increased installed renewable energy capacity by 2.5 times। और लास्ट 6 ईयर में इंडिया ने इंक्रीज किया इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2.5 टाइम बढ़ाया है। Overall, India has shown to the world that investing in renewable energy early on, even when it was not affordable, has helped in achieving the scale which is bringing costs down। Sound environment policy can also be sound economic। और जो ओवरऑल इंडिया ने शो किया वर्ल्ड को कि इन्वेस्ट करना रिन्यूएबल एनर्जी को अर्ली पे, जो कि अफोर्डेबल नहीं था, लेकिन वो मदद किया अचीव करने में स्केल को और कॉस्ट को कम करने पे, कि जो साउंड इन्वायरमेंट पॉलिसी है वो पॉसिबल हो सकता है साउंड इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इट रिफर टू होल्डिंग इलेक्शन टू लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज साइमल्टेनियसली वंस इन 5 ईयर। ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन, ये रिफर करता है होल्ड करना इलेक्शन लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, पंचायत का, अर्बन लोकल बॉडीज का साइमल्टेनियसली वंस इन 5 ईयर। PM recently again pitched for one nation one election, saying it is the need of country as election taking place every few months hamper development work। PM ने फिर से बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो जरूरत है कंट्री का, क्योंकि जो इलेक्शन अलग अलग प्लेस में फ्यू मंथ में होता है ये हैम्पर करता है डेवलपमेंटल वर्क को। दिस वाज सजेस्टेड एट रिसेंटली हेल्ड 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। और ये जो है सजेस्ट किया गया था रिसेंटली जो 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर भी। He also suggested that only one voter list should be used for लोकसभा, विधानसभा एंड अदर इलेक्शन। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि सिर्फ एक वोटर लिस्ट होना चाहिए जो कि यूज किया जाए लोकसभा, विधानसभा और अदर इलेक्शन के लिए। बेनिफिट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, जो बेनिफिट क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, गवर्नेंस एंड कंस्टिट्यूएंसी। द रूलिंग पार्टी विल बी एबल टू फोकस ऑन लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस रेदर देन हैव टू बी कैंपेन मोड फॉर एवर। जो रूलिंग पार्टी होता है वो फोकस कर पाता है लेजिस्लेशन पे और गवर्नेंस पे, ना कि उनको सिर्फ कैंपेन मोड पर ध्यान देना पड़ता है। रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑफ मनी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक्सपेंडिचर है मनी और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कम होता है। कंटिन्यूटी इन पॉलिसी एंड प्रोग्राम, कंटिन्यू किया जा सकता है पॉलिसी और प्रोग्राम को। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, पॉपुलिस्ट मेजर बाय गवर्नमेंट विल रिड्यूस, ये इफिशिएंसी लाता है गवर्नेंस में कि जो पॉपुलिस्ट मेजर होता है गवर्नमेंट का उसको कम करता है। द इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी ऑन द वोटर विल बी रिड्यूस एज ऑल इलेक्शन आर हेल्ड एट ए टाइम। जो इम्पैक्ट होगा ब्लैक मनी का वोटर के ऊपर ये भी कम हो जाएगा जब सारा इलेक्शन एक ही बार में होगा। तो अब
व्हाट आर द चैलेंजेस पोस्ट बाय फ्रीक्वेंट इलेक्शन, क्या चैलेंजेस है फ्रीक्वेंट इलेक्शन को लेके। मैसिव एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्च होता है। पॉलिसी पैरालिसिस दैट रिजल्ट फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइप, जो पॉलिसी पैरालाइज हो जाता है क्योंकि जो इम्पोज होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के दौरान। इम्पैक्ट ऑन डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विस, डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बर्डन ऑन क्रूशियल मैन पावर दैट इज डिप्लॉयड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, जो क्रूशियल मैन पावर का ओवर बर्डन होता है डिप्लॉय जो करना पड़ता है इलेक्शन के समय पे। पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली स्मॉलर वन एज इलेक्शन आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव, और ये प्रेशर पुट करता है पॉलिटिकल पार्टी पे, स्पेशली छोटे पार्टी पे, क्योंकि इलेक्शन जो है इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव होते जा रहा है। अब इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टी, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा रीजनल पार्टी पे। देयर इज ऑलवेज ए टेंडेंसी फॉर वोटर टू वोट द सेम पार्टी इन पावर इन द स्टेट एंड द सेंटर इन केस ऑफ लोकसभा पोल एंड द स्टेट इलेक्शन आर हेल्ड टुगेदर, और एक टेंडेंसी है वोटर का कि वो वोट करते हैं सेम पार्टी को पावर पे जो कि स्टेट और सेंटर पे है, लोकसभा पोल पे अगर स्टेट इलेक्शन एक साथ होता है तो। फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड चेंजेस टू बी मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेशन, और साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बदलाव करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, कुछ लेजिस्लेशन पे। आर्टिकल 83 विच डील्स विद ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नीड एन अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 83 है जो कि डील करता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, उसमें अमेंडमेंट करना होगा। आर्टिकल 85 ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 85 जो कि डिसोल्यूशन है लोकसभा प्रेसिडेंट के द्वारा उसमें। आर्टिकल 172 रिलेटिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो आर्टिकल 172 है जो कि रिलेटेड है ड्यूरेशन को लेकर स्टेट लेजिस्लेचर का। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक्ट वुड हैव टू बी अमेंडेड टू बिल्ट इन प्रोविजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर फॉर both parliament and assembly. This should include the following crucial element, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो मदद करेगा अमेंड करके कि जो प्रोविजन है स्टेबिलिटी लाने का टेन्यूर पे दोनों पार्लियामेंट एंड असेंबलीज के लिए, और ये इंक्लूड करेगा फॉलोइंग क्रूशियल एलिमेंट को कि रिस्ट्रक्चर किया जाए जो पावर ऑफ फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके प्रोसीड्यूर जो कि जरूरत है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए। डिफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन बी एडेड टू सेक्शन 2 ऑफ द 1951 एक्ट, और एक डिफिनेशन जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन का उसको ऐड करना चाहिए सेक्शन 2 पे 1951 के एक्ट पे। अब आज हम लोगों ने क्या पढ़ा तो इसको हम ब्रीफली जान ले किस किस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या समझा है। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा सेंटर विद इन राइट टू सस्पेंड MPLA सेज बॉम्बे हाई कोर्ट, इसमें हम लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रूलिंग देखा, फिर इश्यू क्या था, MPLA स्कीम के बारे में जाना, इसका स्पेशल फोकस क्या है, फंड को कैसे रिलीज किया जाता है, और जो रिकमेंडेशन ऑफ वर्क था ये देखा। देन हम लोगों ने किया सोलर पावर टैरिफ इन इंडिया, तो न्यूज पे क्यों आया जो बहुत ज्यादा लो टैरिफ गया इस कारण, फिर सोलर एनर्जी सिनेरियो कैसा है इंडिया पे ये जाना, सोलर टैरिफ में सीम एट्रैक्टिव सीम हो सकता है ये जाना, इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा लो टैरिफ का, और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी समझा। देन हम लोगों ने क्या ब्यूटीफुल ब्लू टाइड स्पॉटेड अलोंग मुंबई कोस्ट लाइन, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये न्यूज में क्यों आया, क्यों ये ऐसा होता है और चिंता क्या है इससे रिलेटेड। देन किया हम लोगों ने SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया, इसमें हम लोगों ने देखा कि विच मिनिस्ट्री अनवील दी SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया, किस मिनिस्ट्री ने इसको अनवील किया है, फिर इन्वेस्ट इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, इसका एम क्या है, की हाईलाइट क्या है, फिर इन्वेस्ट इंडिया के बारे में भी जाना। देन हम लोगों ने किया वर्कशॉप स्कीम फॉर खादी आर्टिसियन, तो इसको कब लॉन्च किया गया था स्कीम के बारे में जाना और इससे रिलेटेड फैक्ट को समझा। देन हम लोगों ने किया ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया और इससे रिलेटेड फैक्ट को समझा। और लास्ट टॉपिक था हमारा वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें हम लोगों ने जाना ये है क्या, न्यूज में क्यों आया, बेनिफिट क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, चैलेंजेस क्या क्या है और क्या इंपैक्ट पड़ेगा रीजनल पार्टीज पे, फिर क्या चेंजेस की जरूरत पड़ेगी साइमल्टेनियस इलेक्शन को इंप्लीमेंट कराने के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.